आज इंडिया न्यूज वोट यात्रा कर रहा है केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा के साथ, जो कि आज श्रावस्ती, फैजाबाद और गोंडा में सभाओं को संबोधित करेंगे। कलराज जी को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हम कलराज जी से ये भी बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेके बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि चौथे चरण के मतदान में अब ज्यादा समय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग मुद्दों को लेकर भी कलराज मिश्रा से हम बात करते हैं। तो आइए चलते हैं वोट यात्रा में। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा शुरू हो रही है लखनऊ से और हम हैं केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा जी के साथ। 3 चरणों के चुनाव में मतदान हो गया है, क्या देखते हैं कितनी सीटों की अभी उम्मीद कर रहे हैं? कलराज जी, क्या उम्मीद है जो 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं उसमें सीटों की बीजेपी को? देखिए, तीनों चरणों के मतदान में जो जनता का रुझान दिखाई पड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता का और बाकी के जनता का एक विश्वास का भाव बना है। वह निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति का निर्माण करेगा जिससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। यानी कलराज जी, अब सिर्फ सीएम की घोषणा बाकी रह गई, अब आप चुनाव जीता हुआ मान चुके हैं आप? नहीं, जब तक मतदान नहीं होता है तब तक इस तरह की घोषणा उपयुक्त नहीं है। मैंने तो मतदान के रुझान को कहा। पहले चरण के मतदान में भले ही नेक टू नेक होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा मतदान हुआ है, ऐसा मैं समझता हूं। और उसी ढंग से जो दूसरे चरण का मतदान है रुहेलखंड का, रुहेलखंड में भी भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा इस तरह का रूप रहा है। और तीसरे चरण के मतदान में बीजेपी, सपा और बसपा। कलराज जी, आप किससे लड़ाई मानते हैं आप इस समय? आप जब बाकी जो चरणों के मतदान बचे हैं उसमें आप किससे लड़ाई मानते हैं अपनी? देखिए, कहीं सपा से है, कहीं बसपा से है, लेकिन हमारी लड़ाई सब जगह है और सब जगह लड़ाई के कारण मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम नंबर 1 पर आएंगे। कलराज जी, इसमें चुनाव में जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेके आप क्या कहते हैं? तो ये जो वक्ता हैं, वक्ता स्वयं जो अनुभव करते हैं, उनके नजरिए के हिसाब से किस प्रकार के भाषा के प्रयोग करने के पश्चात उस क्षेत्र की जनता ज्यादा झुक सकती है, उस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम किसी के भाषा पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब ये जिस तरीके शब्द का प्रयोग किया है राजन जी ने, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही मर्यादा का अतिक्रमण है। इस शब्द के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है, न करना चाहिए। और जनता किस प्रकार की भाषा को समझकर किसके तरफ उन्मुख होती है, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। अब हम लोग यहां से उड़ चले हैं और आपको लेके चलेंगे श्रावस्ती। कलराज जी श्रावस्ती में पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में इनकी जनसभा होगी। आप देख रहे हैं वो सारे प्रत्याशी जो कि श्रावस्ती में अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर कलराज जी का स्वागत कर रहे हैं। कलराज जी इन लोगों को यहाँ पर जिताने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे भारी भीड़ है, लोग छतों से भी देख रहे हैं और कलराज जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। लोगों ने अपने संकल्प पत्र में ये घोषणा की है कि आपकी सरकार आते ही किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। और राहुल गांधी बार बार ये आरोप लगाते हैं कि ये तो प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, वो चाहे तो कैबिनेट की बैठक करके 5 मिनट में कर सकते हैं। हमने तय किया है संकल्प पत्र में कि सत्ता में आते ही जो फसली कर्जे हैं कोऑपरेटिव बैंक से आते, इन फसली कर्जों को तत्काल हम माफ करेंगे और साथ ही साथ
जो आगे किसान कर्ज लेगा उसमें ब्याज में काफी छूट होगी और इसलिए किसानों को उस दृष्टि से काफी लाभ होगा। आप हमारे बाहर अगर देखें, आप बाहर का नजारा अगर हम आपको दिखाएं तो चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली ही नजर आ रही है। और मैं समझता हूं कि जो भी प्रत्याशी चुनाव में जीत के आएगा या जो भी सरकार बनेगी वो इस क्षेत्र का विशेष ध्यान रखेगी, क्योंकि लोगों को बहुत आशाएं हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं। आप देख रहे हैं ये छोटी सी जनसभा है। आप देखिए एक जनसभा का कार्यक्रम यहाँ पर है जिसको केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा संबोधित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? बहुत बढ़िया है यहाँ भाजपा का, और बहुत सब लोग मूड बना चुके हैं भाजपा को वोट देने। बिजली पानी सड़क सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। मोदी सरकार आनी चाहिए, ये मोदी सरकार आनी चाहिए जी। ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी तो केंद्र में है लेकिन यहाँ पे बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, तभी शायद विकास संभव है। दुराचार करने का जो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी तो प्रशासन के ऊपर दबाव लगा। हम तो किसान हैं, गन्ना किसान भी होंगे, किसानों की सुरक्षा है। कला जी ये बड़ी अच्छी सभा थी आपकी। हाँ, बहुत बड़ी सभा थी और बहुत सारी बातें आपने केंद्र की बताई, उपलब्धियों की बताई और संकल्प पत्र के बारे में बताया। कुछ संकल्प पत्र के बारे में बताइए। फसली कर्जा सारा माफ करेंगे, जो आगे ऋण लेंगे सस्ते ब्याज दर पर लेंगे। मुख्यमंत्री सिंचाई योजना के अंदर 20,000 करोड़ रुपया रखेंगे। नौजवानों को मुफ्त शिक्षा 12वीं तक देंगे। अब हमारी टीम फैजाबाद के लिए रवाना हो रही है और वहां पर हम सभा को कवर करेंगे। उसके बाद हमारा आखिरी सभा लखनऊ होगा, जहां 4 विधानसभाओं को संबोधित करने के बाद कलराज मिश्रा अब वापस लखनऊ की तरफ लौट रहे हैं। हम बात करते हैं कलराज जी, 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। आपकी पार्टी ने कुछ समय बसपा के साथ भी गठबंधन किया है। आपको क्या लगता है कि अगर स्थितियां कुछ प्रतिकूल होती हैं, विपरीत होती हैं, तो क्या ऐसा संभव है? क्या जनता अब अनुभव करने लगी है कि समाजवादी पार्टी के शासन के कारण पूरा प्रदेश तबाह हुआ है और बहुजन समाज पार्टी के कारण पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। दोनों पार्टियों के द्वारा उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश के रूप में नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसे पूर्ण बहुमत हमें मिलेगा, किसी से गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कलराज जी, राम मंदिर मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जैसे ही चुनाव आता है। आप तो इतने पुराने वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, फिर नेता बने, आप कई बार कई जगहों पे मंत्री रहे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मंदिर मुद्दा उठाते तो हैं लेकिन वो काम कैसे होगा? पब्लिक को लगता है कि भाई बीजेपी ये बात करती है लेकिन वो पूरा कब होगा? देखिए, राम जन्मभूमि मंदिर का मुद्दा, इसको राजनीतिक मुद्दे के रूप में मत देखिए। ये सही मायने में राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय मुद्दा है तो सबका विषय बनता है। और इसलिए हमने कहा कि राम मंदिर जैसे राष्ट्रीय मुद्दे को भगवान राम के अनुरूप, जैसा उन्होंने समाज के सभी वर्गों के सहयोग के आधार पर आसुरी शक्ति का विनाश किया था और पारदर्शितापूर्ण शासन दिया था, उसके अनुरूप ही मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और इसलिए हमने कहा पहले ही, आम सहमति के आधार पर, न्यायालय के फैसले के द्वारा, इन दोनों के द्वारा हम मंदिर का निर्माण करने में जो बाधाएं हैं उसको हम खत्म करेंगे। आज भी वही हमारा कहना है, आज भी जो हम बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। हमारे संकल्प पत्र में जो प्रतिबद्धता जाहिर की है, इसी बात की जाहिर की कि संविधान के अनुसार राम मंदिर का निर्माण करवाने में हमारे तरफ से पहल होगी और वही बात बोल रहे हैं। चुनाव आ गया इसलिए बोल रहे, ऐसा नहीं है। कलराज जी, एक मेरे मन में सवाल था, आपने राजनीति को ही क्यों चुना? राजनीति में आप कैसे आ गए? अब संघ की योजना से जनसंघ चूंकि संघ से ज्यादा प्रभावित था और राष्ट्रीय संघ के लोग ज्यादा जनसंघ में थे, तो संघ की योजना से ही मुझे राजनीतिक क्षेत्र जनसंघ में मुझे भेजा गया
संगठन मंत्री के रूप में। और चूंकि मैं जब संघ का कार्यकर्ता बन गया, हमारा नेतृत्व ने मेरे बारे में योजना की, तो राजनीति के प्रति बिल्कुल इच्छा न रहने के बावजूद भी संगठन की दृष्टि से मैं काम करने के लिए आया और तब से लगातार काम कर रहा हूं। तो आज की वोट यात्रा में हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा थे, जिन्होंने बहुत बेबाक बातचीत की। अब हम थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं और लखनऊ पहुंचने के बाद अगले दिन हम और किसी बड़े नेता के साथ यात्रा करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो अपनी पार्टी के लिए किस तरीके से वोट मांगने का काम कर रहे हैं और अपने विकास के कामों को किस तरीके से जनता तक पहुंचाने